मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था हाइब्रिड फार्मूलाज क्या होते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए। उस फार्मूले को हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं कि जो आपके उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फार्मूलेज आए थे उसको हम रिड्यूस करके कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे और वो रिड्यूस होगा। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है तो कि आपको अप्रॉक्सीमेट फार्मूले लगाने हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। तो उस केस में आप फार्मूला क्या यूज़ करोगे? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉमन एमीटर के लिए। कॉमन एमीटर के लिए इनपुट इम्पीडेंस हमने क्या निकाला था? इनपुट इम्पीडेंस हमने फाइंड आउट किया था Zin इज इक्वल टू HIE माइनस HRE इंटू HFE अपॉन HOE प्लस 1/RL। ये हमने फार्मूला पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अगर अब हमें इसे अप्रॉक्सीमेट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सेकंड टर्म जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू फर्स्ट टर्म। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होगा? सॉरी एक मिनट। इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो आपका सेकंड टर्म है वो आपका बहुत ज़्यादा छोटा होगा कंपेयर टू HIE। आप फाइंड आउट करोगे तो ये प्रैक्टिकली ऐसा होगा क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ आप मल्टीप्लाई करोगे और वो करोगे तो ये HI की वैल्यू क्या होती है? ये फर्स्ट टर्म जो होता है वो सेकंड टर्म से बहुत ज़्यादा होगा। सेकंड टर्म मैं ऐसे लिख रही हूँ, राइट? तो उस केस में आपका Zin जो इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा वो HIE के बराबर होगा। तो ये आप फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। जहाँ भी आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना हो तो उस केस में आप डायरेक्ट इसे यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे एक्यूरेट आंसर चाहिए आपको उस केस में आपको तो फिर ये फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। पर जहाँ पे भी आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए वहाँ पे आप डायरेक्ट Zin को HI के बराबर लिख सकते हो। ये था आपका इनपुट इम्पीडेंस। सेकंड हमने क्या फाइंड आउट किया था? करंट गेन। करंट गेन के लिए हमने क्या लिखा था? AI इज इक्वल टू HFE अपॉन 1 प्लस HOE इंटू RL। एक्चुअल प्रैक्टिस में इसमें क्या होता है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है? इसमें HOE इंटू RL की वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है कंपेयर टू 1। तो क्या होगा? आपका करंट गेन क्या होता है? HFE के बराबर होता है। ये है आपका अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है? अप्रॉक्सीमेट जो हाइब्रिड फॉर्मूला है करंट गेन का वो ये हो जाएगा। थर्ड टर्म हमने क्या फाइंड आउट किया था? वोल्टेज गेन। थर्ड हमने फाइंड आउट किया था वोल्टेज गेन। इसके लिए हमने क्या लिखा था? AV इज इक्वल टू माइनस HFE अपॉन Zin इंटू HOE प्लस 1/RL। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। इसमें अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो पहले तो आप Zin को अप्रॉक्सीमेट करके HIE के बराबर लिख दोगे क्योंकि Zin को हमने अप्रॉक्सीमेट किया ना, तो ये चेंज करोगे आप। और दूसरा चेंज HOE इंटू RL की वैल्यू लेस देन 1 है, ये भी अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे यूज़ होगा। तो फाइनली आपकी वैल्यू क्या होगी? दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले तो Zin को आपको HIE और यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो अगर आप तो HOE इंटू RL और RL आपका ऊपर चला जाएगा। दूसरा अप्रॉक्सीमेशन है HOE इंटू RL इज लेस देन 1। तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? माइनस HFE। Zin की हमने HIE लिख दिया
और ये होगा एच ओ ई इंटू आर एल प्लस वन, और आर एल आपका ऊपर जाएगा, और चूँकि एच ओ ई इंटू आर एल क्या है, लेस देन वन, तो ये तो वैल्यू वन हो जाएगी। ये हो गया आपका ए वी, वोल्टेज गेन। ये है आपका अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला। तो आपको फाइंड आउट हो गया, जेड इन आपका एच आई के बराबर होगा, करंट गेन आपका एच एफ ई के बराबर होगा, और वोल्टेज गेन क्या होगा, माइनस एच एफ ई अपॉन एच आई ई इंटू आर एल। अब हम बात करते हैं आउटपुट इम्पिडेंस की। आउटपुट इम्पिडेंस हमने ट्रांजिस्टर का कैसे निकाला था, जेड आउट इज इक्वल टू वन अपॉन एच ओ ई माइनस एच एफ ई इंटू एच आर ई अपॉन एच आई ई। ओके, अब ये वाला टर्म जो है डिनोमिनेटर में, ये सेकंड टर्म, ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू एच ओ ई। तो एच ओ ई आपका क्या है, ग्रेटर है कंपेयर टू, तो आपका एम्पलीफायर का ये सॉरी ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, जेड आउट इज इक्वल टू वन अपॉन एच ओ ई। ये हो गया। पर अभी तक ये जो जितनी चीज़ें हमने फाइंड आउट की है ना, ये सारे फॉर्मूले ये किसके लिए थे, ट्रांजिस्टर के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये आपका ट्रांजिस्टर गिवन है, जैसे एनपीएन, ये कॉमन एमिटर है, तो ये ट्रांजिस्टर के लिए था कि ये ट्रांजिस्टर, ये आपका ट्रांजिस्टर, यहाँ से आपने इनपुट इम्पिडेंस देखा, ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पिडेंस क्या था वो आपने ये निकाल रखा है, जेड इन इज इक्वल टू एच आई ई। करेंट गेन ट्रांजिस्टर क्या है, वोल्टेज गेन भी आपने जो निकाला है वो ट्रांजिस्टर के लिए। आउटपुट इम्पिडेंस मतलब ये ट्रांजिस्टर का ये आउटपुट इम्पिडेंस है, जेड ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी हमने एम्पलीफायर की बात ही नहीं की है। जब आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि एम्पलीफायर का आपको इनपुट इम्पिडेंस निकालना है, उस टाइम पे कुछ चेंजेस होंगे, वो मैं अभी डिस्कस करूँगी। पर अभी तक जो मैं ये डिस्कस कर रही थी, ये सारे फॉर्मूले, ये सिर्फ ट्रांजिस्टर के लिए। जब आपको सिर्फ सिंपल दिया होगा कि आप इनपुट इम्पिडेंस निकालो, तो आप मतलब ट्रांजिस्टर का आपको फाइंड आउट करना है, आउटपुट इम्पिडेंस निकालो, दैट मीन्स ट्रांजिस्टर, वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। जब आपको स्पेसिफिक गिवन होगा कि आपको इनपुट इम्पिडेंस निकालना है एम्पलीफायर का, तो उस केस में क्या होगा वो मैं अभी डिस्कस करूँगी। जैसे अगर हम आउटपुट इम्पिडेंस की बात करें तो ये तो आपका ट्रांजिस्टर का हो गया, पर अगर आपसे पूछा जाए कि आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ एम्पलीफायर, उस केस में क्या होगा, जो आपका जेड आउट आपने निकाला हुआ है, आउट लिख देते हैं, ये आपने जेड आउट निकाला हुआ है, ये आपका पैरेलल में क्या होगा, आर एल। और ये आर एल की वैल्यू आपको पता ही है, ट्रांजिस्टर के केस में हमने आप कहा था कि इसको रिप्लेस करना है कैपिटल आर एल इंटू आर सी, ये होती है ट्रांजिस्टर के केस में। कॉमन एमीटर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जेड आउट मतलब इसका ट्रांजिस्टर का भी। और जब हम एसी एनालिसिस करते हैं तो आप देखते हो यहाँ पे कलेक्टर पे भी एक रेजिस्टेंस लगा होता है, एक लोड भी लगा होता है, तो उसको भी तो कंसीडर करना है। तो उस केस में उसको भी कंसीडर करते हैं हम जब हम जेड आउट लेते हैं, तो ये जेड आउट पैरेलल आर एल हो जाएगा। इसी तरह जब हम इनपुट इम्पिडेंस की बात करें एम्पलीफायर के केस में, तो उसमें भी चेंजेस होंगे। अब उसमें क्या चेंजेस होंगे, आप यहाँ से देखो, जब आप इनपुट को देखते हो जब हम कोई इनपुट इम्पिडेंस, जैसे यहाँ पे तो आपने ट्रांजिस्टर का निकाल रखा है, पर आपका पूरा जब एम्पलीफायर का सर्किट होगा तो यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा, राइट। बेस रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, तो उस केस में आपका एम्पलीफायर का क्या हो जाएगा, ये जेड इन जो आपने निकाला है ये पैरेलल यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा होगा उसको भी, ठीक है। वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको। तो अगर यहाँ से भी मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ये का बेस रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर बी, तो ये आपका एम्पलीफायर में आए, एम्पलीफायर में फिर ये रेजिस्टेंस भी आप काउंट करते हो,
तो यहाँ से जब अगर हम देखें, अगर इस सर्किट को देखें, जैसे यहाँ पे आपका ये RC और RL ये दोनों लगा हुआ है। यहाँ से अगर सर्किट के एकदम बाहर से देखेंगे, मतलब ये एम्पलीफायर सर्किट है, बाहर से अगर देखेंगे तो ये आपका होगा एम्पलीफायर का, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जेड आउट, और ये एम्पलीफायर जो कि ये वैल्यू है। तो ये क्या हो गया, ये आपने जो जेड आउट निकाला है पैरेलल दिस, इसको हम RL बोल रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन को RL पैरेलल RC। इसी तरह ये आपका ट्रांजिस्टर क्या है, अगर हम एम्पलीफायर की बात करेंगे तो बेस रेजिस्टेंस भी आपका काउंट होगा यहाँ से। तो इनपुट इम्पिडेंस ऑफ एम्पलीफायर अगर हम बात करें तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ जेड इन एम्पलीफायर, तो इस केस में क्या होगा, जो आपने जेड इन जो ट्रांजिस्टर का निकाला हुआ है पैरेलल में क्या हो जाएगा RP। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस पूछा गया, आप डायरेक्ट फार्मूला ये लगाओगे। पर अगर एम्पलीफायर का पूछ दिया गया तो आपको पूरे सर्किट में देखना पड़ेगा कि फिर जो ये तो सिर्फ ट्रांजिस्टर क्या है, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है इनपुट पे, और एक्स्ट्रा इधर क्या है आउटपुट पे, उनको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा एम्पलीफायर सर्किट में। ओके, तो ये था आपका अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड फार्मूला फॉर ट्रांजिस्टर। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं।